Hi everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। अच्छा बच्चे, चैप्टर पर आने से पहले कुछ बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम नोट्स प्रोवाइड कर दो। तो बच्चे नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 6। चैप्टर का क्या नाम है? स्टाफिंग। अब बच्चे स्टाफिंग पर आने से पहले थोड़ा सा हम पुराना रिकॉल करते हैं। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चा? मैनेजमेंट का प्लानिंग। क्या है बच्चा फर्स्ट फंक्शन? प्लानिंग। प्लानिंग मतलब सब कुछ पहले से डिसाइड करना कि क्या काम करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, सेल्स कितनी होंगी, पूरा एडवांस में दिमाग के अंदर जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट के क्या फीचर्स होंगे, प्रोडक्ट के लिए कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होगी, सेल्स कितनी होंगी, एडवर्टाइजमेंट कैसा करना है, तो जितनी भी प्लानिंग होती है वो सारी आ जाती है हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये प्लानिंग तो क्या है बेटा? पूरा का पूरा माइंड का प्रोसेस है। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर प्लानिंग करते हैं। देन सेकंड स्टेप आता है बच्चा मैनेजमेंट का, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं बच्चा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है बच्चे? जो प्लान बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। भाई प्लान तो माइंड में बनाया था, पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी, अब उस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उस प्लान को कैसे रियल लाइफ के अंदर स्टार्ट करना है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। भाई वर्क प्लेस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी टूल्स काम में आएंगे, पूरे डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़ेंगे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये जॉब्स है, भाई ये सीए की जॉब है, ये सेल्स मैनेजर की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर की जॉब है, ये एचआर की जॉब है। तो इस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड स्टेप आता है भाई हमारा स्टाफिंग। क्या है हमारा थर्ड स्टेप? स्टाफिंग। भाई हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जॉब्स होंगी, ये क्लर्क की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एचआर की जॉब है, और भी बहुत सारी जॉब्स होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन जॉब्स के लिए भाई हमें लोगों की तो जरूरत होगी। सबसे मेन कौन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? मैन पावर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन क्या है बच्चा? पर्सोनल, मैन पावर, जो वहां पर एक्चुअली काम करेंगे। उन जॉब्स का कोई मतलब नहीं है कि भाई ये सेल्स मैनेजर की जॉब है, ये प्रोड्यूसर मैनेजर की जॉब है, ये एचआर की जॉब है, ये सीईओ की जॉब है, जब तक उस जॉब पर कोई सही पर्सन नहीं बैठा। तो थर्ड स्टेप है बच्चा भाई स्टाफिंग, स्टाफ को हायर करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान बनाया है वो एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस थर्ड फंक्शन के बारे में जिसे हम लोग बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। हमें पता है स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जो थर्ड नंबर का फंक्शन है, ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बच्चा स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पोजीशंस है, जैसा कि मैंने बताया सेल्स मैनेजर, प्रोड्यूसर मैनेजर, क्लर्क की, ऑफिसर की, जितनी भी पोजीशंस हैं वो फिल्ड रहे टाइम टू टाइम, कोई पोजीशन वेकेंट ना रहे। It involves finding the right person. स्टाफिंग का मतलब है बच्चे राइट पर्सन को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब। अच्छा, राइट पर्सन को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी राइट पर्सन को हायर करना। फॉर एग्जांपल जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए उस पर्सन के अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए, हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, तो बच्चा उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इकोनॉमिक्स के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसने करा तो कुछ हिस्ट्री के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर है, एंड ही और शी इज टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। तो हैविंग द राइट person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. स्टाफिंग का क्या मतलब है बच्चे? राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को ढूंढना जिसके पास में उस जॉब से रिलेटेड राइट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो राइट टाइम पर राइट जॉब को परफॉर्म कर सके। भाई ये सबसे मेन है, जो काम है उसके लिए ऐसे पर्सन को ढूंढो जिसके पास में वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन हो। अदरवाइज हायरिंग का कोई मतलब नहीं है भाई, वो अपना बेस्ट ही नहीं दे सकता। उसकी परफॉर्मेंस तभी इंक्रीज होगी जब उसके पास में राइट क्वालिफिकेशन और राइट एक्सपीरियंस है। तो स्टाफिंग का क्या मतलब है बच्चा? कि ठीक है भाई पूरी प्लानिंग हो गई, प्लान एग्जीक्यूट हो गया, बट एग्जीक्यूट करने के लिए लोग चाहिए। एक्चुअली प्रोडक्शन कौन करेगा, एक्चुअली सेल्स कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, प्रोडक्ट की सारी चीजें कौन देखेगा? आदमी तो देखेगा, पर्सनल ही तो देखेगा। तो मैन पावर को हायर करने को क्या कहते हैं बच्चा? हम स्टाफिंग।
अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। चाहे आप इंपॉर्टेंस कह लो, चाहे आप कह सकते हो कि भाई स्टाफिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फर्स्ट है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेल्स मैनेजर, प्रोड्यूसर मैनेजर, क्लर्क, ऑफिसर, सीईओ, जो भी जॉब्स हैं, उन जॉब्स का कोई सेंस नहीं है अगर उस पे कॉम्पिटेंट पर्सोनल हायर्ड नहीं है। यानी कि जो काबिल वाला पर्सन है अगर उस जॉब पर नहीं है, एक्चुअली जिसके अंदर कैलिबर है वो उस जॉब पर नहीं है, तो उस जॉब का कोई मतलब नहीं है। तो स्टाफिंग ये मेक श्योर करके रखता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी जॉब्स हैं उन्हें कॉम्पिटेंट पर्सोनल एक्वायर करें। तो इट फिल्स द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल। देखा जाता है कि भाई क्या जॉब है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, और अकॉर्डिंगली उस पर्सन को हायर किया जाता है। तो पहला फंक्शन हो गया फिलिंग द रोल्स, जो भी जॉब्स है उन्हें फिल करना, वो भी किसके थ्रू? एक कॉम्पिटेंट पर्सोनल के थ्रू, जो काबिले तारीफ है, जो उस जॉब के लायक है, उस पर्सन के थ्रू उन जॉब्स को फिल करना। सेकेंड है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। बेटा स्टाफिंग प्रोसेस ये मेक श्योर करके रखता है कि राइट जॉब के लिए हम राइट पर्सन को ही असाइन करें। कि भाई इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो हम उसी पर्सन को ले जिसके अंदर वाकई में इकोनॉमिक्स को लेके उसकी क्वालिफिकेशंस है, इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वही है राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को हायर करना। इसके लिए सबसे मेन हम लोग क्या देखेंगे कि उस पर्सन की क्वालिफिकेशंस क्या है, उसने स्टडी जो है वो रिलेवेंट सब्जेक्ट या रिलेवेंट जो भी जॉब है उससे रिलेटेड उसने पढ़ाई करी है या नहीं करी। फॉर एग्जाम्पल आप मैनेजर हायर कर रहे हो तो देखोगे कि उसने एमबीए करा है या नहीं करा, तो वही राइट क्वालिफिकेशन आप चेक करोगे। प्लस साथ ही साथ में ये देखोगे कि उसको उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। थर्ड है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। भाई अगर आपने राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाया है तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकता है। अगर आपने सही पर्सन को सही जगह पर लगाया जिसके पास में एकदम अच्छे क्वालिफिकेशन है, जिसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो अपना बेस्ट देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। भाई स्टाफिंग मेक श्योर करके रखता है कि ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो भी जॉब के लिए जो भी पर्संस है, जो भी एम्प्लॉइज है, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। देखो जो एम्प्लॉइज है उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि भाई उन पर बहुत काम हम लोगों ने लाद दिया, वो ओवर बर्डन भी नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें उन्हें बहुत कम काम दे रखा है। लेस बर्डन भी नहीं होने चाहिए, अंडर बर्डन भी नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो कि ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर आपने बहुत सारा काम थोप रखा और वो ओवर बर्डन्ड है। अगर वो ओवर बर्डन्ड है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई जो पे कर रहे हो उसके हिसाब से आप उससे कुछ काम ही नहीं करवा रहे, उसके पास में ऐसा कोई काम ही नहीं, वो अंडर बर्डन्ड है। तो भाई रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है यानी कि जो भी पर्सोनल है जिसे भी आपने हायर कर रखा है उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। फिफ्थ हेल्प्स इन कंपीटिंग। भाई एक फर्म है ए, एक फर्म है बी। भाई ए और बी सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज एक जैसे लगा सकती है, मशीन्स एक जैसी लगा सकती है, लैंड एक जैसा हो सकता है, बिल्डिंग एक जैसी हो सकती है दोनों की, पैसा दोनों बराबर लगा सकती है। इसने भी 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, इसने भी 10 करोड़ लगाए हैं। व्हाट मेक्स वन डिफरेंट फ्रॉम अनदर? कि भाई उसकी मैन पावर कैसी है। हो सकता है भाई इसने भी 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर, इसने भी 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, इसके पास में भी बहुत अच्छी मशीन है, इसके पास में भी बहुत अच्छी मशीन है, दोनों के पास भी बहुत शानदार बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ए के जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट हैं, बी के एम्प्लॉइज कम एफिशिएंट है। ए के एम्प्लॉइज अपना बेस्ट देते हैं, बी के एम्प्लॉइज उतना बेस्ट नहीं दे पाते। तो बच्चा डेफिनेटली ए कंपीट करेगा, ए आगे बढ़ेगा, ए की ग्रोथ होगी। तो सब कुछ सेम हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं, पैसा हम बराबर लगा सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से बेहतर कब होगा? जब उसकी मैन पावर में दम होगा, जो एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे हैं वो बेस्ट हैं। तो इस तरह से अगर स्टाफिंग प्रोसेस अच्छा है, आपने अच्छे एम्प्लॉइज हायर कर रखे, अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छे एक्सपीरियंस वाले, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कंपनी, आपके बिजनेस को दूसरों से कंपीट करने में हेल्प करेगा। सिक्स्थ है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। बच्चे ये याद रखना, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोगों की जरूरत है और हमने उन लोगों को हायर कर लिया। इसके अलावा भी स्टाफिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्टाफिंग के अंदर आती है बच्चा, जो एम्प्लॉइज आपने हायर करी है उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट पॉसिबल होना, उन एम्प्लॉइज का प्रमोशन होना अगर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, उनकी पे इंक्रीज होना, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलना, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करना, अप्रेजल होना। तो बच्चा स्टाफिंग के अंदर आता है एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन के हिसाब से उनकी पे इंक्रीज करना, उन्हें रिवॉर्ड्स देना, अगर उन्होंने कुछ अच्छा करा है, कोई टारगेट अचीव करा है तो सबके सामने उन्हें प्रेज करना। ऐसा सब
सब कुछ अगर होगा तो एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा, उनका मोरल भी इंक्रीज होगा। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई लोगों को हायर करा काम हो गया, स्टाफिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जो एम्प्लॉइज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करती है, उनका मोरल इंक्रीज करती हैं। सेवेंथ इज की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। बिल्कुल सही बात है बच्चे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग के बाद में भी और फंक्शंस आते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन अदर फंक्शंस का कोई सेंस नहीं है अगर स्टाफिंग प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। भैया कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, एकदम बहुत बढ़िया प्लानिंग आप कर लो, बहुत अच्छे प्लानर सेट करवा के बहुत बढ़िया प्लानिंग कर लो, सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, अगर आपके पास में स्टाफ नहीं है, अगर आपने स्टाफिंग प्रोसेस छोड़ दिया बीच में, या फिर आपका स्टाफ अगर अच्छा नहीं है, आपने प्रॉपर वे में स्टाफिंग नहीं करी, अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं करा, अच्छे लोगों को हायर नहीं करा, तो आपके बाकी के फंक्शंस का कोई मतलब नहीं है। तो ये की है बच्चा, ताकि बाकी फंक्शंस इफेक्टिवली वर्क कर सके। आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग, आपकी डायरेक्टिंग जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद में कंट्रोलिंग है, इन सब का कोई सेंस नहीं बनेगा अगर स्टाफिंग प्रोसेस सही नहीं है, आपका स्टाफ सही नहीं है। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? की है अदर फंक्शंस की इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये हो गई बच्चा इंपॉर्टेंस कह सकते हो आप, सिग्निफिकेंस कह सकते हो स्टाफिंग की। अब आ जाते हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है समझना। जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी काम है, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उन्हें बोला जाता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स। वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। तो उनके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम, उनके सिलेक्शन से रिलेटेड काम, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड काम, उन्हें सैलरी देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, ये सारा का सारा काम नॉर्मल मैनेजर्स ही कर लेते हैं। बट जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग, उन्हें कब क्या पे करना है, उनसे रिलेटेड जितना भी काम होता है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये भी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है which develops and manages human element of the enterprise। जिसका क्या काम है? जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ह्यूमन एलिमेंट्स को डेवलप करना, उन्हें मैनेज करना, यानी कि हमारे एम्प्लॉइज को डेवलप करना। एम्प्लॉइज को मैनेज करने से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉइज की नॉलेज से रिलेटेड, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करने से रिलेटेड, किस तरह से एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, उनके टैलेंट को इंक्रीज करना है, उनके पोटेंशियल को इंक्रीज करना है। तो एम्प्लॉइज को हैंडल करने से रिलेटेड जितना भी काम होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM। HRM इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये सबसे पहले पता लगाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को कितने कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, उन कैंडिडेट्स के पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, भाई कितने कैंडिडेट्स चाहिए, किस किस जॉब पोजीशन के लिए चाहिए, पहले ये सारा पता लगाता है। फिर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है यानी कि रिक्रूटमेंट का काम करता है। फिर बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है, रिटन टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेके, अलग अलग तरीके से उनके सिलेक्शन का काम करता है। फिर उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उन्हें उनके डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना, उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी देना उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, उसे बोलते हैं कॉम्पनसेशन देना, कॉम्पनसेटिंग। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना, उनके पे को इंक्रीज करना, उन्हें प्रमोट करना, उनका ट्रांसफर करना। तो एम्प्लॉइज से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो फंक्शंस देख लो क्या क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, बहुत छोटा सा है। ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना सबसे पहले कि भाई कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है और कौन कौन से टाइप की, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस के लिए कौन कौन से एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले देखो कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी जॉब पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो पूरी की पूरी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना। फिर उन बंदों को एम्प्लॉय करना, एम्प्लॉइंग पीपल, उसके लिए क्या करता है? रिक्रूटमेंट करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है और उन कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो ये क्या है? एम्प्लॉइंग पीपल। उनकी करियर ग्रोथ, भाई एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना, अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना ताकि एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिल सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। वो क्या है? करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये एम्प्लॉइज की करियर ग्रोथ के बारे में भी काम करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टू टाइम जो एम्प्लॉइज इन्होंने अपॉइंट करे हैं, जिन्हें सिलेक्ट करा है, उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो टारगेट्स उनके लिए सेट करे गए हैं उन टारगेट्स को वो अचीव भी कर रहे हैं या नहीं। फिर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने का काम भी इन्हीं का है। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट आप कैसे भी कर सकते हो। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आप उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो कि उसकी सैलरी इंक्रीज कर लो, उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दो, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि पैसा देके मोटिवेट करना। और एम्प्लॉय को आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो कि डेमो बोर्ड पे उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए एक उसकी फोटो लगा देना कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, या फिर सबके सामने उस एम्प्लॉय की तारीफ करना। तो इस तरह से आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो, उसे मोटिवेट कर सकते हो। उसे कॉम्पनसेशन देना, भाई हर महीने उसको उसकी सैलरी
सैलरी देना, जितने भी अलाउंसेस आपने बोले थे, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें बोली थी आपने सैलरी के साथ में, वो उसे पे करना, ये सैलरी उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के बेसिस पर उसे देना। अगर उसकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रही है तो उसकी सैलरी को इंप्रूव करना, तो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड काम। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी, इंप्लॉइज की सोशल सिक्योरिटी के लिए आप लोगों ने सुना होगा प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर पैसा डाला जाता है इंप्लॉइज के, तो पीएफ के अंदर पैसा डालना, उसे पेंशन वगैरह देना, ये सब भी किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। और कई बार क्या करा जाता है, एम्प्लॉय की पर्सनल पॉलिसीज का भी ध्यान रखा जाता है कि एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है, एम्प्लॉय की एलआईसी करा रखी है, तो ये एम्प्लॉय के लिए कुछ पर्सनल पॉलिसीज बनवा के रखना, उसको पेंशन आप दे रहे हो, तो ये सब चीजें क्या है? एम्प्लॉय की पर्सनल पॉलिसीज हैं। तो एम्प्लॉय की देख रेख से रिलेटेड जितना भी काम है, एम्प्लॉयज की प्लानिंग करना, उन्हें अपॉइंट करना, उनकी करियर और ग्रोथ के बारे में सोचना, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उन्हें मोटिवेट करना, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना, उनकी पर्सनल पॉलिसीज तक के बारे में आप सोच रहे हो, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी काम है, एम्प्लॉयज यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितना भी काम है, वो सारा काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा इस चैप्टर का, स्टाफिंग प्रोसेस। भाई लोगों को हायर करना, इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। इन स्टेप्स को बच्चा आपको याद रखना है और एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? स्टेप्स है। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते कि पहले थर्ड वाला लर्न कर लिया, फिर फर्स्ट वाला लिख दिया, फिर फिफ्थ वाला लिख दिया, फिर सेवंथ वाला लिख दिया। इन्हें आपको स्टेप वाइज ही लर्न करना है, क्योंकि ये क्या है? प्रोसेस है, स्टेप्स है। तो बच्चा फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है बच्चे? कि सबसे पहले ये पता लगाना कि हमें कितने लोग चाहिए, कितनी इंप्लॉइज चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए। तो कितनी तो हमें मैन पावर चाहिए, कितने तो लोग चाहिए, सबसे पहले ये पता लगाना। और किस टाइप के इंप्लॉइज चाहिए, कि उन इंप्लॉइज में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे साथ साथ में याद करते चलो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट मींस फाइंडिंग आउट नंबर and type of employees needed by the organization in near future। इसका मतलब है भाई सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। 10 एम्प्लॉइज की जरूरत है, 50 एम्प्लॉइज की जरूरत है, 200 एम्प्लॉइज की जरूरत है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करके चलना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, टाइप ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है भाई उन एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप कौन सी पोस्ट के लिए एम्प्लॉइज को देख रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए आपको मैन पावर चाहिए, तो सबसे मेन क्या है? क्वालिफिकेशन। आई बात समझ में? इट मीन्स व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड ऑफ द पीपल। सबसे पहले ये देखना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए जिन्हें हम अपॉइंट कर रहे हैं। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। और इसके लिए बच्चा 3 स्टेप्स कंपनी को लेने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है वर्क लोड एनालिसिस। क्या है? वर्क लोड एनालिसिस। इट मीन्स फाइंडिंग नंबर and type of employees required to perform various jobs designed in organizational structure। बच्चा वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज की, उन एम्प्लॉइज की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। समझ में आ गया कि कितने एम्प्लॉइज चाहिए और एम्प्लॉइज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकेंड वर्क है बच्चा वर्क फोर्स एनालिसिस। क्या? वर्क फोर्स एनालिसिस। इट मींस एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स और एम्प्लॉइज ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग द जॉब पोजीशंस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन्ड और अंडरबर्डन्ड। अब बच्चा इसका मतलब है जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, उन्हें अच्छे से एनालाइज करना, उन्हें ऑब्जर्व करना कि भाई यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज तो ओवरबर्डन्ड है, या फिर क्या एम्प्लॉइज ओवरबर्डन्ड है या अंडरबर्डन्ड है। ओवरबर्डन मतलब कहीं उन पर ज्यादा काम तो नहीं है, उन्हें ज्यादा काम तो नहीं थोपा जा रहा उनके ऊपर, या फिर कहीं वो अंडरबर्डन तो नहीं है कि जितना पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हम उनसे बहुत कम काम करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? वर्कलोड एनालिसिस की ये पता करना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और किस किस टाइप के एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉइज के क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। सेकंड काम क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस। अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को देखना कि कहीं वो ओवरबर्डन तो नहीं है, उनसे ज्यादा काम तो नहीं कराया जा रहा, या फिर कहीं वो अंडरबर्डन तो नहीं है कि उनसे कम काम तो नहीं कराया जा रहा। और इसके बाद में थर्ड स्टेप है बच्चे कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब क्या है? आफ्टर वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, एक बार जब आपने वर्कलोड एनालिसिस भी कर लिया और वर्कफोर्स एनालिसिस भी कर लिया, द मैनेजर कंपेयर्स बोथ। मैनेजर दोनों को कंपेयर करता है, वर्कलोड एनालिसिस को और वर्कफोर्स एनालिसिस को। इफ वर्कलोड इज मोर देन वर्कफोर्स, ध्यान से समझना, अगर वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स से, मतलब काम ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है, काम तो बहुत ज्यादा है, वर्कलोड तो बहुत ज्यादा है और वर्कफोर्स हमारे पास में कम है, एम्प्लॉइज हमारे पास में कम है, तो बच्चा इसका मतलब और लोगों को हायर करने की जरूरत है, और लोगों को हायर करने की जरूरत है, और लोगों के सिलेक्शन की जरूरत है, और लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत है। भाई एम्प्लॉइज लेकर आओ, स्टाफिंग की जरूरत है। किसकी जरूरत है? स्टाफिंग की जरूरत है, और लोगों को हायर करो, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा और वर्कफोर्स कम है। बट
इफ मैं कहती हूं इफ वर्कफोर्स इज मोर देन वर्कलोड, अगर वर्कफोर्स ज्यादा है, एम्प्लॉइज ज्यादा है और वर्कलोड कम है, भाई काम तो कम है और काम को करने वाले ज्यादा हैं, काम तो 2 लोगों जितना है बट काम को करने वाले 4 लोग हैं, मतलब हम 2 लोगों को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इसका मतलब है आप जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, जो भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज है, या तो उनका ट्रांसफर करो या फिर उन्हें हटा दो, उन्हें जॉब से हटा दो, उनको टर्मिनेट कर दो, या तो उन्हें जॉब से हटा दो या फिर उनका ट्रांसफर कर दो, या फिर हायर पोजीशन पर अगर जॉब्स की कमी है तो आप उनको हायर पोजीशन पर उनका प्रमोशन कर दो। तो आई बात समझ में। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कलोड देखेंगे कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से टाइप के एम्प्लॉइज की जरूरत है, उन एम्प्लॉइज के क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। फिर आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को चेक करोगे कि कहीं आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओवरबर्डन्ड या फिर अंडरबर्डन्ड तो नहीं है। अगर वर्कलोड एनालिसिस वर्कफोर्स एनालिसिस से ज्यादा है, भाई काम का लोड ज्यादा है, काम को करने वाले कम है, तो आपको स्टाफिंग करनी पड़ेगी और लोगों को हायर करना पड़ेगा। बट इन केस वर्कलोड कम है, वर्कफोर्स ज्यादा है, काम तो कम है, काम को करने वाले ज्यादा है, काम तो इतना ही है कि 2 लोगों में हो जाए, बट अगर आपने 4 लोगों को हायर कर रखा है तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करोगे, टर्मिनेट यानी रिमूव करोगे, उन्हें जॉब से हटाओगे या उनका ट्रांसफर कर दोगे। तो फर्स्ट फंक्शन याद हो गया, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगाना कि हमें कितने लोग चाहिए और उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप है बच्चे रिक्रूटमेंट। आपने पता लगा लिया आपको कितने लोग चाहिए, उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि भाई आओ अप्लाई करो, हमारे यहाँ पर जॉब के लिए पोजीशन वेकेंट है, आओ अप्लाई करो। आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हो, आप सोशल मीडिया पर ऐड दे सकते हो, आप जो भी कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जॉब कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, उनसे आप बात करके बताओगे कि भाई हमारे यहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए वैकेंसी है, पोजीशन खाली है। तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आपके यहाँ पर आए और अप्लाई करें। आप ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चा, ताकि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि सिलेक्ट करते टाइम पर आपके पास में एक अच्छी खासी चॉइस के लिए वाइड रेंज ऑफ चॉइस हो। आपको बहुत सारे एम्प्लॉइज आपके सामने हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या, इट रेफर्स टू इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। लोगों को इंड्यूस करना कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस पर्टिकुलर जॉब के लिए पोजीशन वेकेंट है, आप आओ और अप्लाई करो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में ऐड करके, सोशल मीडिया पर ऐड देके, बहुत सारी जॉब कंसल्टेंट्स और प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, आप उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट इंटरव्यूज ले सकते हो ताकि लोग आए और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। अब नेक्स्ट है बच्चा सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप हायर करोगे 100 लोगों को, आपके यहाँ पर 100 लोगों के लिए जॉब पोजीशंस वेकेंट है, आप 100 लोगों को हायर करोगे। बट रिक्रूटमेंट के लिए जब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, भाई आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, तब बच्चे 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई करा, 500 लोगों ने। बट आप एक्चुअली कितने लोगों को रखोगे, सिर्फ 100 लोगों को रखोगे, क्योंकि आपके पास में 100 के लिए ही जॉब्स हैं। तो इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस। तो सिलेक्शन के टाइम पर जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है, जितने भी लोगों ने अपना सीवी यानी कि अपना रिज्यूम दिया है या फिर इंटरव्यू जो भी दिया है, उन 500 में से आप सिलेक्ट सिर्फ 100 को करोगे, जो कि क्रीम है, जो कि बेस्ट है। अब सिलेक्शन कैसे करोगे, हो सकता है आप रिटन टेस्ट ले लो, हो सकता है आप इंटरव्यू ले लो, हो सकता है आप ग्रुप डिस्कशन करवा लो। बहुत सारे क्राइटेरियाज है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स लिए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बैक टू बैक इंटरव्यूज लेते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ भाई ये बेस्ट है, उन बेस्ट कैंडिडेट्स को आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। और बच्चे सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जितने सिलेक्ट होते हैं उससे ज्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। भाई 500 एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से सिलेक्ट हम लोग 100 करेंगे और 400 को हम लोग क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हम लोग सिर्फ बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने सिलेक्ट हो रहे हैं वो कम है और रिजेक्ट होने वाले ज्यादा है, इसीलिए सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। अब है फोर्थ स्टेप बच्चे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। दोनों अलग अलग समझना, प्लेसमेंट अलग है, ओरिएंटेशन अलग है। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। बच्चा प्लेसमेंट का मतलब क्या है, प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट ने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा था, जिस भी पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है, उसे वो पोस्ट मिल जाती है, वो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लेता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लेसमेंट। क्या समझे, कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अपॉइंट हुआ है, उसे जो भी पोस्ट मिली है उसे उसकी पोस्ट दे दी जाती है, ये क्या है, प्लेसमेंट। अब बात आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो जो नया एम्प्लॉइज है उसे पुराने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए, उनसे फैमिलियर कराया जाए, ताकि उसे वर्क प्लेस फैमिलियर लगने लगे और उस वर्क प्लेस को वो एंजॉय कर सके। बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बच्चा ओरिएंटेशन के लिए, ताकि न्यू एम्प्लॉइज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी रखाए जाते हैं। बड़ी
बढ़िया सी पार्टीज भी होती हैं, बट छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ नहीं होता। एक पर्सन है, जो भी सुपीरियर पर्सन है, वो नई एम्प्लॉय को सबसे मिलवा देगा और पूरे ऑफिस का एक राउंड कटवा देता है। तो प्लेसमेंट मतलब जिस भी प्लेस के लिए उस पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट करा है उसे वो प्लेस दे दी जाती है, उसे वो जॉब दे दी जाती है। देन ओरिएंटेशन मतलब उस बंदे को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन फिफ्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भाई जॉब पे उस पर्सन को रख लिया, यहीं पर स्टाफिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन रीच टू टॉप एंड कीप इंप्रूविंग देयर स्किल्स। बच्चा टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है नई नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई अपग्रेडेशन हो गया, तो उस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी ताकि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो। अगर आपके एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगेगा। तो बच्चा ये मेन 5 स्टेप्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के। अब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बच्चा, वहां पर तो अलग से एक डिपार्टमेंट है स्टाफिंग के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। बट छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चा 3 स्टेप्स और होते हैं। तो कुल मिला के याद रखना स्टाफिंग के पूरे कितने स्टेप्स हैं? 8 स्टेप्स हैं। 6 स्टेप आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। भाई आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, आपने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। अब क्या होता है? इट मींस इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। टाइम टू टाइम जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी किया जाता है। भाई स्कूल में तो आपके एग्जाम्स होते हैं ना, कभी पीटी होते हैं, कभी यूटी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सके कि आप कितना पढ़े हो। आपके लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई ये बच्चा इतने % लेकर आएगा, क्या ये एक्चुअली इतने लेकर आया है? तो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कि भाई स्टैंडर्ड सेट करा था कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल कर देगा, बट एक्चुअली इसने 900 यूनिट्स ही सेल करी। तो यहाँ पर हम उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा था, उसके लिए जो प्लान करा था, ये इतना करेगा, क्या एक्चुअली उसने उतना काम किया है या नहीं किया। 7th स्टेप आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसके बेसिस पर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोशन का मतलब है भाई पे भी ज्यादा, उसकी एक रुतबा भी बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं, तो प्रमोशन हुआ जाता है, उसको हायर जॉब मिलती है, हायर पोजीशन मिलती है। हायर पोजीशन के साथ में हायर पे, हायर फैसिलिटीज और साथ ही साथ हायर responsibilities. It refers to being placed at the higher job position. प्रमोशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर को हायर जॉब पोजीशन देना जहां पर उसकी पे भी ज्यादा होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा, पर साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होंगी। उसके करियर से रिलेटेड प्लानिंग करना, ये भी किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉम्पनसेशन। एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है भाई फ्री में तो नहीं करेगा, इसके लिए उसे पे किया जाएगा। जो भी आप पे कर रहे हो, चाहे आप कैश में दे रहे हो, उसको जो भी फैसिलिटीज दे रहे हो, आप इंश्योरेंस की फैसिलिटीज दे रहे हो, मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हो, कार की फैसिलिटी दे रहे हो, रहने के लिए अकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहे हो, वो सारी किसके अंदर आ जाती है? कॉम्पनसेशन के अंदर। इट रेफर्स टू प्राइस ऑफ द जॉब। वो जो भी जॉब है उसके लिए जो भी आप उसे पे कर रहे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पनसेशन। इसके अंदर पेज आ जाएंगे, रिवॉर्ड्स आ जाएंगे, जितने भी आप इंसेंटिव्स दे रहे हो, फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, घर की फैसिलिटी, कार फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सब किसके अंदर आती है? कॉम्पनसेशन। अच्छा बच्चे, फाइनेंशियल पेमेंट्स हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। टाइम बेस्ड भी हो सकती है कि आप उसको आर के बेसिस पे कर दो, आप उसको पर डे के बेसिस पे कर दो, वीकली पे कर दो, आप उसको मंथली पे कर दो, या फिर ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो सकती है कि वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। भाई 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो इतना मिलेगा। तो ये टाइम के बेसिस पर भी हो सकता है, पर आवर, पर मंथ, पर वीक। ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी हो सकता है। ज्यादा परफॉर्म करोगे, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करी, ज्यादा यूनिट सेल करी तो आपको ज्यादा पे मिलेगी, कम यूनिट सेल करी, कम यूनिट्स प्रोड्यूस करी तो आपकी पे कम होगी। तो बच्चा आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड सबसे मेन टॉपिक हम लोगों ने देखा स्टाफिंग का प्रोसेस की। सबसे पहले ये पता लगाना कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है और इन एम्प्लॉइज की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए 3 स्टेप्स थे। वर्कलोड का पता करना कि भाई कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वर्क फोर्स का पता लगाना कि भाई जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो अंडर बर्डन या फिर ओवर बर्डन तो नहीं है, और दोनों को कंपेयर करना। वर्कलोड ज्यादा है वर्कफोर्स का में तो
भाई और लोगों को हायर करो। अगर वर्क लोड कम है, वर्क फोर्स ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं आपके पास में, तो उन लोगों को हटाओ, टर्मिनेट करो या फिर उनका ट्रांसफर कर दो। सेकंड स्टेप है रिक्रूटमेंट, लोगों को इंड्यूस करना, लोगों को चाहे आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, चाहे सोशल मीडिया पर ऐड दो, चाहे लोगों से प्लेसमेंट एजेंसी से बात करके लोगों को बुलाना कि भाई आओ हमारे यहाँ पर अप्लाई करो, ताकि हमें एक अच्छी खासी वाइड रेंज ऑफ चॉइस मिल सके, ताकि बहुत सारा टैलेंट हमें मिल सके और उसमें से हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट करें। फिर जितने भी हमारे पास में एप्लीकेशंस आती है उसके अंदर से हम लोग बेस्ट सिलेक्ट करते हैं, क्रीम सिलेक्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे रिटन टेस्ट लेके करें, चाहे इंटरव्यूज लेके करें, ग्रुप डिस्कशंस करके ले, चाहे अगर टीचर है तो डेमो भी दिया जाता है, आप लोगों को पता है स्कूल्स के अंदर। तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जितने सिलेक्ट होते हैं वो कम होते हैं, रिजेक्ट ज्यादा होते हैं, इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे उसकी जॉब पोजीशन दी जाती है, वो अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। एंड देन उस एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं। देन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उसका डेवलपमेंट होगा, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। देन साथ ही साथ में उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है टाइम टू टाइम कि हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड सेट करा था उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर डाउन जा रहा है तो हम लोग कोई करेक्टिव एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर अच्छा जा रहा है तो हम लोग उसे प्रेस करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, डेमो बोर्ड पर उसका नाम आएगा, उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसके पे में हो सकता है इंक्रीमेंट हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, उसकी करियर की प्लानिंग करते हैं और टाइम टू टाइम उसे कॉम्पनसेशन पे करते हैं, चाहे वो कैश में पे करें, रिवॉर्ड्स दें या किसी भी तरह के इंसेंटिव्स दें। आज के वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारा पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या डिस्कस करेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। देखो कंपोनेंट्स को ही हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग के अंदर हमारे पास में स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स है। मेरे साथ साथ में याद करते चलना। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? रिक्रूटमेंट। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सिलेक्शन। थर्ड क्या है? ट्रेनिंग। तो स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। पहले एक बार समझ लेते हैं, देन बुकिश लैंग्वेज पर आएंगे। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशन है। एक तो स्कूल के अंदर इको का टीचर चाहिए और एक स्कूल के अंदर बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए। स्कूल के अंदर वैकेंसी है, इको बीएसटी का टीचर छोड़ के चले गया, तो एक तो इकोनॉमिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, एक बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, कुछ जॉब पोजीशंस खाली होती हैं, उन्हें फिल करना होता है। तो फिल करने के लिए लोगों को अट्रैक्ट करना, फिल करने के लिए कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आओ भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेकेंट जॉब पोजीशंस है, आप आओ और आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। क्या समझे? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब पोजीशंस है, वैकेंसी है कि एक इको का टीचर चाहिए, एक बिजनेस स्टडीज का टीचर चाहिए, तो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना कि आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करो, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट कैसे भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दिया जा सकता है कि हमारे यहाँ पर इको और बीएसटी के टीचर की रिक्वायरमेंट है, ये क्वालिफिकेशंस कैंडिडेट के पास में होने चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। naukri.com पर आप ऐड दे सकते हो, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, monster.com है, इंडीड है, आजकल लिंक्डइन भी होता है। तो लोगों को अट्रैक्ट करना, उसे बोला जाता है रिक्रूटमेंट। तो आपके यहाँ पर कितनी जॉब पोजीशंस खाली है? 2, एक इको के टीचर के लिए, एक बिजनेस स्टडीज के टीचर के लिए। अब जरूरी थोड़ी ना आपके यहाँ पर 2 वैकेंसीज है तो 2 ही लोग अप्लाई करेंगे। लोगों ने अप्लाई करा क्योंकि रिक्रूटमेंट हुआ, आपने लोगों को अट्रैक्ट करा। अब मान लो 20 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने लोगों ने अप्लाई करा? 20 लोगों ने। अब इन 20 में से आप बेस्ट 2 को सिलेक्ट करोगे, इन 20 में से आप बेस्ट 2 को सिलेक्ट करोगे, एक इको का टीचर, एक बीएसटी का टीचर। उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। ठीक है भाई। अब आपने जब सिलेक्ट कर लिया तो जो आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनको क्या करोगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको, वो लोग अपना बेस्ट दे सके। तो ये तीनों क्या है? एलिमेंट्स है स्टाफिंग के। कौन कौन से? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, देन हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिक्रूटमेंट डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेक्शन, देन उसके बाद में ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के साथ ही मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा दूंगी। तो रिक्रूटमेंट क्या है? अभी मैंने समझाया था। रिक्रूटमेंट मींस inducing or attracting more and more candidates to apply for vacant job positions in the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वेकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं, जो भी खाली जॉब पोजीशंस होती हैं, उनको फिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को, मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। कैसे भी अट्रैक्ट कर सकता है? न्यूज़पेपर में ऐड देके, naukri.com पर ऐड देके, इंडीड पर ऐड डाल के, लिंक्डइन पर ऐड डाल के, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोल सकता है भाई अगर आप किसी को बीएसटी के टीचर को जानते हो तो उसे बोला यहाँ पर अप्लाई करेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है टू फिल वेकेंट जॉब पोजीशंस, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। आती है बातें समझ में? अब रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज हैं। कौन कौन से 2 सोर्स हैं?
एक सोर्स है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो एक बार ऐसे ही समझ लो, देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जब जो भी वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही फिल कर दें। देखो इको और बीएसटी का टीचर चाहिए, भाई अकाउंट्स वाले टीचर ने बोला कि मैं इको भी पढ़ा सकता हूँ, अकाउंट्स वाले टीचर ने क्या बोला, मैं इको भी पढ़ा सकता हूँ, तो ये इको वाली जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी वो हमने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही फिल कर दी। हमारा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था जो अकाउंट्स पढ़ा रहा था वही अब इको भी पढ़ाएगा। तो जब हम कोई भी जॉब पोजीशन हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू ही फिल कर देते हैं उसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर मान लो क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्लर्क की रिक्वायरमेंट है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वहां पर ऑलरेडी 2 क्लर्क्स हैं, तो भाई हम लोगों ने इस क्लर्क को शिफ्ट करके यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर जो वेकेंट जॉब पोजीशन थी उसको हम लोगों ने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के थ्रू ही फिल कर दिया। इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर हम लोग बाहर से कैंडिडेट्स को नहीं बुलाते, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही हमारी जॉब पोजीशन को फिल कर देते हैं। वहीं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, जब हम बाहर से कैंडिडेट्स बुलाए, जब हम न्यूज़पेपर्स में ऐड दें, जब हम फैक्ट्री गेट के बाहर डोर पर ऐड दे दें, जब हम किसी वेबसाइट के थ्रू एम्प्लॉयज को बुला रहे हैं, तो जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और जब हम हमारे एम्प्लॉयज को बाहर से बुलाते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बुलाते हैं, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब दोनों के एक बार मीनिंग बुकिश लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, दोनों के कुछ सोर्सेज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, द वेकेंट जॉब पोजीशन, जो खाली जॉब पोजीशंस हैं, आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली। इन्हें हम लोग हमारे सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के थ्रू ही फिल कर देते हैं। एंड नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के अंदर हम लोग आउटसाइडर्स को परमिट नहीं करते, आउटसाइडर्स को नहीं बुलाते। समझ में आती है बातें। अब देखो जो इंटरनल सोर्स है इसके 2 तरीके हैं, 2 मेथड है, 2 तरीके से हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट इज ट्रांसफर के थ्रू एंड सेकंड इज प्रमोशन के थ्रू। देखो ट्रांसफर के थ्रू मैंने अभी आपको बताया था, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये है सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी 2 क्लर्क्स हैं, ठीक है, कितने क्लर्क्स हैं, 2 क्लर्क्स यहाँ पर हैं। और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क के लिए क्या है, वैकेंसी है। हमारा जो क्लर्क है वो छोड़ के चले गया तो इसकी जॉब पोजीशन क्या है, वेकेंट है। तो इस क्लर्क को हम लोगों ने यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर डाल दिया। तो ट्रांसफर का मतलब क्या है, जहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जहां पर सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, वहां से हम हमारे एम्प्लॉय को शिफ्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में अगर हम डाल देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर। तो अगर ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली पे भी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी जॉब पोजीशन भी इंक्रीज नहीं होगी, आपकी रैंक भी इंक्रीज नहीं होगी, आपका सिर्फ ट्रांसफर हुआ है। आप यहाँ पर भी क्लर्क थे, आप यहाँ पर भी क्लर्क हो, पहले आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, अब आप सेल्स डिपार्टमेंट में क्लर्क हो। तो ये क्या है, ट्रांसफर है। आती है बातें समझ में। अब प्रमोशन क्या होता है, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट और ये बीच में आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मैं कहती हूँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए एक पोजीशन वेकेंट है, यहाँ पर एक पोजीशन वेकेंट है। अब हम लोगों ने क्या करा, जो लोअर लेवल मैनेजर था उसको प्रमोट करके मिडिल लेवल मैनेजर बना दिया। क्या करा, मिडिल लेवल मैनेजर की एक पोजीशन वेकेंट थी तो हम लोगों ने टॉप लेवल मैनेजर को क्या बना दिया, मिडिल लेवल मैनेजर बना दिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली हम लोगों ने उसको क्या करा है, प्रमोट करा है, तो उसकी पे भी इंक्रीज होगी, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होगी, उसकी रैंक भी इंक्रीज हुई है। पहले वो लोअर लेवल मैनेजर था, अब वो मिडिल लेवल मैनेजर बन गया है, तो इसे बोला जाता है प्रमोशन। तो दोनों ही केसेस के अंदर हम लोग हमारी जो वेकेंट जॉब पोजीशन है उसे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही फिल कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ट्रांसफर क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर at the same level of authority, rank, पे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर, यहाँ पर उसकी अथॉरिटी भी सेम है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर। उसकी रैंक भी सेम है, उसकी पे, उसकी जो सैलरी है वो भी सेम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सेम है। जैसे ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम परचेज डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट, एक क्लर्क था जो पहले परचेज डिपार्टमेंट था, अब हमने उसको डाल दिया सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर उसकी पावर भी सेम है, उसकी रैंक भी सेम है, उसकी पे भी सेम है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम है, इसे बोला जाता है ट्रांसफर। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। सेकेंड है प्रमोशन, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर। जब हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करें एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर,
विद हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, जब उसकी पावर भी बढ़ जाएगी, उसकी रैंक भी बढ़ जाएगी, उसकी जो सैलरी है, पे है, वो भी बढ़ेगी और साथ साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, उसे बोला जाता है प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन ऑफ अ क्लर्क टू अकाउंटेंट। पहले वो बंदा क्या था, क्लर्क था, अब हमने उसे क्या बना दिया, अकाउंटेंट बना दिया। पहले वो बंदा लोअर लेवल मैनेजर था, अब वो क्या बन गया, मिडिल लेवल मैनेजर। तो यहाँ पर प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होता है तो अथॉरिटी, रैंक, पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंक्रीज होती है। तो ये क्या है, दो सोर्सेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट के। आती है बातें समझ में। अब ये जो इंटरनल सोर्स है इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सबके होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पर टाइम भी बच रहा है, आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही जॉब पोजीशन फिल कर रहे हो। यहाँ पर आपकी कॉस्ट भी बच रही है। अगर आप नया बंदा बाहर से लेकर आते हो तो उसे आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपका पैसा भी लगता है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और यहाँ पर आपका एफर्ट भी कम लग रहा है। तो इकोनॉमिकल है, टाइम, कॉस्ट, एफर्ट सब बच रहा है। मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, बिल्कुल अगर आप प्रमोशन करते हो तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज आपके मोटिवेट होते हैं और वो मोटिवेट होकर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। उन्हें लगता है अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगा, हमारी पे भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगी, हमारी पावर भी इंक्रीज होगी। तो इट मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। लेस अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली बात है, आपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू ही आपके वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करा है तो ट्रेनिंग पर आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये एम्प्लॉइज जो है वो ऑलरेडी फैमिलियर है आपके रूल्स रेगुलेशन से, आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से, आपके सेल्स प्रोसेस से, हर प्रोसेस से फैमिलियर है। लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर के चांसेस कम होंगे। एम्प्लॉइज जो छोड़ के जाते हैं ना बार बार जॉब, उसे बोला जाता है टर्नओवर। टर्नओवर के चांसेस कम होंगे। As employees are already familiar with rules and regulations, क्योंकि ये जो एम्प्लॉइज हैं वो ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर हैं तो ये इजीली छोड़ के नहीं जाएंगे, टर्नओवर के चांसेस कम रहेंगे। इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, अभी बताया, अगर आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा क्योंकि उसे लगेगा फ्यूचर में मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और डेफिनेटली अगर वो प्रमोट होता जाएगा, उसी का ट्रांसफर हो रहा है, वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाएगा, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। थ्रू ट्रांसफर्स एम्प्लॉइज गेट ट्रेनिंग। अब देखो एक बंदा पहले कौन से डिपार्टमेंट में था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में के अंदर, अब वो कौन से डिपार्टमेंट में गया, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, बस डिपार्टमेंट बदलता जा रहा है। तो पहले उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल गई थी, अब उसे सेल्स डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो ट्रांसफर की हेल्प से एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट्स की क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। तो ये उसकी पर्सनल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, उसका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉइज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, और ट्रांसफर की हेल्प से ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पर 2 क्लर्क थे, यहाँ पर एक भी क्लर्क नहीं था, तो वो डिपार्टमेंट जहां पर सरप्लस एम्प्लॉइज हैं वहां से हम उन एम्प्लॉइज को ऐसे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं जहां पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं है। तो सरप्लस से हम उसे कैसे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं, जहां पर एम्प्लॉइज का क्या है, डेफिसिट है। अब इसके कुछ हमारे पास में डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द बिजनेस। भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू ही आपकी जॉब पोजीशंस फिल करते जा रहे हो, तो आपको फ्रेश और न्यू आइडियाज तो मिल ही नहीं पाएंगे, आपका न्यू टैलेंट तो मिल ही नहीं पाएगा। जो पहले वाले एम्प्लॉइज हैं उनसे ही आपने न्यू जॉब पोजीशंस को फिल कर दिया, तो वही एजेड एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूथ नहीं आ रहा, इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ रहे, फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। तो डीमेरिट क्या है, नो फ्रेश और न्यू आइडियाज विल कम इन द बिजनेस। लिमिटेड चॉइस, भाई यहाँ पर आपको लिमिटेड चॉइस मिल रही है, आप आपके जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू ही आपके वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर सकते हो, आपके पास में वाइड रेंज ऑफ चॉइस नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन अगर हायरिंग कर रहा है, नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके पास तो ऑब्वियसली बात है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है ही नहीं, तो वो तो इस प्रोसेस को अपना ही नहीं सकता, उसको तो डेफिनेटली बाहर से एम्प्लॉइज लाने पड़ेंगे, वो तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर ही डिपेंडेंट है। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज, बिल्कुल होता है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांसफर्स होते हैं तो इसकी वजह से एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है स्टेट चेंज हो जाती है, सिटी चेंज हो जाती है, तो आप नई जगह पर जाओगे, फिर वहां पर नए एम्प्लॉइज से मिलोगे, नए लोगों से फ्रेंडशिप करोगे, वहां के काम करने का तरीका अलग होगा। तो बहुत बार जब आप एम्प्लॉइज का ट्रांसफर करते हो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर, तो इसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमारा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट करा। अब चलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अंडर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वेकेंट जॉब पोजीशंस है उन्हें किसके थ्रू फिल करते हैं, कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कैंडिडेट्स बुलाते हैं। क्या समझे,
जब हम हमारी वेकेंट जॉब पोजीशंस को बाहर से कैंडिडेट्स बुला के फिल कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. जब बहुत ज्यादा जॉब पोजीशंस वेकेंट है, हमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है, तो हम सारी की सारी जो जॉब पोजीशंस है उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू तो फिल नहीं कर सकते। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अपनाते हैं। समझ में आती है बातें? अब देखो उसके दो मेथड थे, कौन कौन से दो मेथड थे, ट्रांसफर और प्रमोशन। यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। द फर्स्ट मेथड है हमारे पास में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ध्यान से समझना, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, मान लो ये फैक्ट्री का गेट है, फैक्ट्री के गेट के ऊपर ही एक स्लिप लगा दी जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी है, ये जॉब पोजीशंस खाली हैं, आप आके डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ये जो फैक्ट्री गेट है, फैक्ट्री गेट के ऊपर एक स्लिप लगा दी जाती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, आप डायरेक्टली आओ और आके इंटरव्यू दो और आप आ सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली आपने देखा नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ऐसा बेसिकली किस चीज के लिए होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स मतलब पियोन ले लो आप, स्वीपर्स ले लो, इन लोगों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कि वो आसपास से आते जाते हैं तो देखते हैं फैक्ट्री के गेट पे लिखा हुआ होता है कि एक पियोन की रिक्वायरमेंट है, एक स्वीपर की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पर, वो डायरेक्टली जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू भी कोई खास नहीं होता, आपस में बातचीत करते हैं कि कितना सैलरी वो एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑल। तो इस तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। आती बातें समझ में? कैसे वर्कर्स के लिए होता है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होता है। यहाँ पर बेसिकली फैक्ट्री गेट के ऊपर ही स्लिप लगा दी जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में बेसिकली यहाँ पर ऐड नहीं होता, तो यहाँ पर लोग आते हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड इज कैजुअल कॉलर्स। क्या? कैजुअल कॉलर्स समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, आपने अप्लाई करा, ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने अप्लाई करा, तो अप्लाई करने के टाइम पे क्या होता है, वो आपको सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि रिसेप्शन पर आपका सीवी दे दो। ये जो रिसेप्शन बना हुआ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल के रिसेप्शन पर सीवी दे दिया कि भाई हमारा सीवी है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। अब इस साल स्कूल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स के टीचर की जरूरत नहीं है, तो ये आपके सीवी को फाड़ के फेंक नहीं देते, रद्दी में नहीं बेचते, ये आपके सीवी को संभाल के रखते हैं, फाइल के अंदर सबके सीवी रहते हैं। नेक्स्ट ईयर जब आपको जरूरत होगी, नेक्स्ट ईयर जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी इको के टीचर के लिए, तो वो पहले इन सीवीज के अंदर से लोगों को बुलाएंगे, इन लोगों को फोन करेंगे कि भाई इको के टीचर के लिए आप लोगों ने लास्ट ईयर अप्लाई करा था, तो क्या आप इस साल फ्री हो, इस साल आप कहीं और नहीं पढ़ा रहे, तो आप हमारे स्कूल में आ सकते हो। इसे बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। एक बार दोबारा बताती हूँ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, जब फैक्ट्री गेट पर ही नोटिस लगा दिया जाए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वीपर पियोन की वैकेंसी है, आप डायरेक्टली आके इंटरव्यू दे सकते हो, वो क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स के अंदर क्या हुआ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, रिसेप्शन पे बहुत सारे सीवी होते हैं, तो वो वेटिंग के अंदर होते हैं। मान लो इस साल ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें एक फाइल के अंदर रखता है बहुत सारे सीवीज को, और जब भी जरूरत होती है उन्हें कॉल करके बुला लिया जाता है, इसे बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। ठीक है। थर्ड इज एडवर्टाइजिंग। अब भाई एडवर्टाइजमेंट भी होता है, आपने देखा होगा आजकल टीवी के अंदर भी ऐड होता है, न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड देते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, एम्प्लॉय के अंदर ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिग्री होनी चाहिए कि अगर इको के पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो जो एम्प्लॉय है वो मास्टर्स इन आर्ट्स होना चाहिए, एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, एम्प्लॉय जो है उसके पास में बीएड वाली डिग्री होनी चाहिए, एम्प्लॉय को एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स में ऐड हो सकते हैं। आपने देखा होगा naukri.com होता है, monster.com है, इंडीड है, बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे एडवर्टाइजमेंट देके एम्प्लॉइज को बुलाया जा सकता है। फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। क्या? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये समझ लो। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर रन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाती है इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को। यहाँ पे ध्यान से समझना, कुछ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं, कौन चलाती है इन्हें, गवर्नमेंट चलाती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो जॉब सीकर्स होते हैं, जॉब सीकर्स मतलब जिन्हें जॉब की जरूरत है, बंदे कैंडिडेट्स आके अपना बायोडाटा दे देते हैं, अपना सीवी दे देते हैं, इसमें सारी इनकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, सारे क्वालिफिकेशन होता है, सारा एक्सपीरियंस होता है, सारी चीजें होती है। उसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर कंपनीज आती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, वो देखते हैं इन जॉब एप्लीकेशंस को और उन्हें जिस बंदे की जरूरत होती है वो उसे बुला लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं जहां पर जॉब सीकर्स, जिन बंदों को जॉब की जरूरत है, वो अपना बायोडाटा, अपना पर्सनल डिटेल्स, अपने क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस सब कुछ देके रखते हैं। यहाँ पर कंपनीज आती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो जॉब दे रहे हैं, वो देखते हैं उन्हें जिस तरह की बंदे की जरूरत है, वो उसका बायोडाटा वगैरह ले लेते हैं, उस बंदे को कॉल करके बुला लेते हैं, अपने यहाँ पर हायर कर लेते हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस।
फिफ्थ इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। क्या? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, बस ये किसके थे? गवर्नमेंट के थे। ये किसके होते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो अपने पास में जॉब सीकर्स का पूरा डेटा रखते हैं और जॉब सीकर्स को किसको प्रोवाइड कर देते हैं? जॉब प्रोवाइडर्स को दे देते हैं, और इसके लिए ये दोनों से कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो डिफरेंस क्या था? ये तो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और ये कैसे होते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लोगों से चार्ज करते हैं सर्विस को प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत फेमस है, आप लोगों ने देखा होगा, जो बंदे बीटेक कर रहे होते हैं या फिर जो एमबीए कर रहे होते हैं, उनके यहाँ पर उनके इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और इन लोगों को हायर करती है, इनका इंटरव्यू लेती हैं, टेस्ट लेती हैं, इन्हें हायर करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमबीए हो गया, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, यहाँ पर ये जो इस तरह की टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पर कंपनीज आती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वाली, आके लोगों का, अपने जो बंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो भी फाइनल डिग्री ले रहे हैं, वो फाइनल ईयर के अंदर है, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका रिटन टेस्ट वगैरह लेते हैं और उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसा बेसिकली तब करा जाता है जब कंपनीज को किसकी जरूरत है? फ्रेश टैलेंट की जरूरत हो, जब नए बंदे चाहिए, जब यंगस्टर्स चाहिए, ताकि उन लोगों के पास में न्यू टेक्नोलॉजी हो, न्यू आइडियाज हो। तो जब फ्रेश टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तब इस तरह से बंदों को हायर करा जाता है, इसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। सेवेंथ इज रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। इको के टीचर की जरूरत है, बीएसटी के टीचर की जरूरत है, तो हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से पूछेंगे, जो अकाउंट्स का टीचर है उससे पूछेंगे, जो इंग्लिश का टीचर है उससे पूछेंगे, जो केमिस्ट्री का टीचर है उससे पूछेंगे कि भाई अगर आप किसी इको बीएसटी के टीचर को जानते हो तो हमें बता दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें? हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से उनका रिकमेंडेशन ले रहे हैं कि अगर आपको एम्प्लॉय सजेस्ट करना चाहो तो उसे कर दो, वो आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। और बहुत सही भी है, अगर हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की हमारी आंखों में इमेज अच्छी है कि हमें लगता है हमारा अकाउंट्स का टीचर अच्छा है, तो वो ठीक है, हमें अच्छा टीचर रिकमेंड कर देगा, हम इन टीचर्स को भी अच्छा ही कंसिडर करेंगे इनके इमेज के बेसिस पर। तो जब हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की रिकमेंडेशन के थ्रू टीचर्स को बुलवाते हैं, जब उनके थ्रू हम हमारे वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर रहे हैं, इसे बोला जाता है रिकमेंडेशंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। एक है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इन्हें हिंदी में बोला जाता है ठेकेदार। क्या कहते हैं? ठेकेदार। समझाती हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, ये बहुत सारे लेबर्स से कांटेक्ट के अंदर रहते हैं, बहुत सारे विलेज एरियाज के अंदर जो लेबर्स होते हैं उनके कांटेक्ट में होते हैं ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। कौन? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, अब मान लो किसी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी घर के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी ऑफिस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब इन लोगों को लेबर्स की जरूरत होती है, तब ये लोग किससे कांटेक्ट करते हैं? इस लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करते हैं। और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठेकेदार, ये किसके कांटेक्ट में होता है? गांवों के अंदर जो बहुत सारी लेबर होती है, तो ये इन्हें बुला लेता है और ये लेबर इनको प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली ये किस चीज के लिए चाहिए होते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिस के लिए कुछ बनवाना हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो इस तरह के काम के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। और ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो इन लोगों से एक कमीशन चार्ज करता है, तो इसे क्या कहा जाता है? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नाइन्थ इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। भाई टीवी पर भी आजकल हम ऐड देते हैं कि हमें ऐसे जॉब पोजीशन के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, एम्प्लॉय के पास में ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, ये डिग्रीज होनी चाहिए, उसके पास में ये स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि भाई उसे एक तो C++ आनी चाहिए, उसे जावा आनी चाहिए, उसे मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए, उसे पाइथन आनी चाहिए। तो इस तरह की उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स का उसके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह से टीवी पर भी ऐड देते हैं। और सेम ऐसे ही वेब पब्लिशिंग, बहुत सारी साइट्स है जिन पर आप ऐड दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था naukri.com है, फॉर एग्जाम्पल monster.com है, इंडीड आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो क्विकर वगैरह पर भी ऐड होते हैं, लिंक्डइन भी एक अच्छी खासी वेबसाइट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इस तरह से आप कैसे भी करके, एक्सटर्नल सोर्स है ये कि आप बाहर से एम्प्लॉइज को बुला सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो फटाफट से याद करो, पहला कौन सा था? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फैक्ट्री गेट पर ही आपने नोटिस लगा दिया। कैजुअल कॉलर्स, जो पुराने सीवी पड़े हैं उसमें से बंदों को बुलाना। एडवर्टाइजमेंट आप कहीं पर भी दे सकते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, जो जॉब सीकर्स का डाटा रखती हैं अपने पास में, और वो डाटा किसको प्रोवाइड करती हैं? जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है। और यही काम अगर प्राइवेट लोग करें तो उसे बोला जाता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये फीस चार्ज करते हैं दोनों से।
अपने अपने काम की, सर्विस की। कैंपस रिक्रूटमेंट मैंने बता ही दिया, बीटेक एमबीए वाले बंदों को कंपनीज लेकर जाती हैं फ्रेश टैलेंट के लिए, उसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। हम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं कि आप बता दो, आपको कोई फ्रेंड है तो, आपका कोई रिलेटिव है तो जिसके पास में ईकोबीएसटी की नॉलेज हो। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, कुछ विलेज लेबर्स जो होते हैं, विलेज वाले लोग होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट के अंदर रहते हैं। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर किसी भी फैक्ट्री के अंदर कुछ अनस्किल्ड काम की जरूरत हो, तब ये लेबर्स इन्हें प्रोवाइड करते हैं, इन्हें गांव से बुलाते हैं और इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके लिए इन लोगों से एक फिक्स्ड कमीशन चार्ज करते हैं। टीवी पर ऐड दिया जा सकता है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर आप ऐड दे सकते हो। तो ये सारे क्या है, तरीके हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। अब इनके भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, एक फ्रेश टैलेंट मिलेगा। ये लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में फैमिलियर है, ये काम को शॉर्ट वे में कर सकते हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, उन्हें फ्रेश टैलेंट मिलेगा, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेश ब्लड आएगा। सेकंड क्या है, वाइडर चॉइस है। देखो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आपके पास में वाइड रेंज ऑफ चॉइस नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉइज नहीं है, जो है उनमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपके पास में पूरी दुनिया है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे यार, 2 जॉब पोजीशंस खाली हैं, और अगर आप एक्सटर्नल सोर्स करोगे तो आपके पास में कम से कम 50 एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो आपके पास में एक वाइडर चॉइस है, एक वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। यहाँ पर आपको ज्यादा क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेंगे। 2 जॉब पोजीशंस खाली है, 50 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोगों के पास में, आपने तो बोला था भाई एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास में जॉब एप्लीकेशन आएंगे भाई, वो पीएचडी भी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, 5 साल का नहीं, उसे 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपके पास में बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगे, आपको बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, क्योंकि वो फ्रेश टैलेंट है, नया यूथ है, कैंपस प्लेसमेंट आप दे रहे हो लोगों को। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू अपडेट हैं, जिनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आइडिया आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और ज्यादा मेहनत करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा भाई बाहर से लोग आएंगे, ये बाहर से लोग उनके साथ में आके कॉम्पीट करेंगे, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, इनसे बाहर से लोग आके कम्पीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा इन्हें भी, ये भी अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज फॉल्स, ऐसा बहुत बार होता है। जब आप बाहर से बंदे बुलाते हो और बाहर से जो बंदा आया वो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनका मोरल डाउन होता है, उनको मन में लगता है यार ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, अब लोग इसको ज्यादा पूछेंगे, हमें कम पूछेंगे, तो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का मोरल डाउन होता है। The new employees may not adjust in the rules and regulations of the organization, which means more chances of turnover. भाई अगर आप अंदर से हायर कर रहे हो, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के थ्रू हायर कर रहे हो, तो वो आपके रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर थे, तो लेस चांसेस थे टर्नओवर के। अब यहाँ पर क्या है, जो नए एम्प्लॉइज है वो आपके रूल्स और रेगुलेशन से फैमिलियर नहीं है, और उनको यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन समझ में नहीं आए, उनको लगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है आपका ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन है, तो हो सकता है टर्नओवर का चांसेस ज्यादा हो, जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं। एक्सपेंसिव है भाई, यहाँ पर आपका कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। अगर आप बाहर से बंदा बुला के हायर कर रहे हो, आपको उसको ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, आपका एफर्ट डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा लगेगा, तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इकोनॉमिकल नहीं है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेंदी प्रोसेस है यार, पहले आप रिक्रूटमेंट करोगे, फिर उस बंदे को सिलेक्ट करोगे, फिर उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज सिलेक्शन। देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, यानी कि कुछ वैकेंसीज हैं, उन जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है कि भाई आओ हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप अप्लाई करो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ, हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के अंदर वैकेंसी है, स्कूल के अंदर एक तो बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है और एक इकोनॉमिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड दे दे, न्यूज़पेपर में ऐड दे दे कि हमें एक इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स के पास में ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड दे, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड दे दे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिन पर वो ऐड दे सकता है, या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोल सकता है, अकाउंट्स वाले टीचर को बोल सकता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, अगर आप किसी सूटेबल कैंडिडेट को जानते हो जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सके या फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ा सके, तो प्लीज बताना, वो आके अप्लाई करे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट की, कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। तो हमें तो चाहिए था एक बिजनेस स्टडीज का टीचर और एक इकोनॉमिक्स का टीचर, टोटल कितनी वैकेंसी थी, 2 वैकेंसीज थी, बट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर हमारे यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा, 20 कैंडिडेट्स ने। अब इन 20 में से हम तो सिर्फ कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, एक बीएसटी के टीचर को, एक इकोनॉमिक्स के
टीचर को। तो ये जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने वाला प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है सिलेक्शन। क्या समझे? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वेकेंट जॉब पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, उन्हें फिल करने के लिए जब मोस्ट प्रॉमिसिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को डिस्कवर किया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। कि जितने भी लोगों ने अप्लाई करा उसके अंदर से जब हम मोस्ट प्रॉमिसिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सिलेक्शन। In selection, the number of rejected applicants is generally more than the selected candidates. That is why selection is called negative process. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है why selection is called negative process. सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई करा था? 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था। हम सिर्फ कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे? 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, बाकी के 18 कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम होते हैं। यही रीजन है सिलेक्शन को बोला जाता है कि सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो यहां तक बातें समझ में आती हैं कि जितने भी लोगों ने अप्लाई करा था उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहां पर रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड and misfit candidates on the basis of the information supplied in application form। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स जब अप्लाई करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो अपने क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, उनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं वो लिखते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें लिख देते हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने लिखी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। पहले ही छांट लेता है, भाई जो क्वालिफाइड ही नहीं है हमारी जॉब के लिए, जो मिसफिट है उन कैंडिडेट्स को पहले ही हटा दो। इस प्रोसेस को क्या कहता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। कैसे करती है? एक एग्जांपल देती हूं। हमने कहा जो भाई हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर है उसके लिए हमें चाहिए कि उसके पास में डिग्री होनी चाहिए एमए इन इकोनॉमिक्स, उसके पास में डिग्री होनी चाहिए बीएड की और उसे एटलीस्ट कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने बोला कि भाई हमारा जो इको का टीचर है वो एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उसे एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहले ही वो बंदे जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर ये डिग्री नहीं है या ये डिग्री नहीं है, हम पहले ही उन बंदों को हटा देंगे, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो 20 लोग थे, 20 में से हम लोगों ने देखा कुछ 4 लोग ऐसे थे जो अनक्वालिफाइड थे, जिनके पास में या तो 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था या फिर बीएड वाली डिग्री नहीं थी, उन्हें हमने पहले ही हटा दिया। उसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब कितने लोग बचे? 16 कैंडिडेट्स हमारे पास में बचते हैं। अब जो कैंडिडेट्स बचे उनका हम लोग लेंगे सिलेक्शन टेस्ट। क्या लेंगे? सिलेक्शन टेस्ट। इस सिलेक्शन टेस्ट को बोलते हैं रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और इस रिटन टेस्ट से हमें पता चलेगा उन कैंडिडेट्स को कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब देखो ये जो रिटन टेस्ट होता है ये 5 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वन इज पर्सनालिटी टेस्ट, वन इज ट्रेड टेस्ट एंड लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कोई एक ही तरह का टेस्ट ले, हो सकता है 2 या 3 तरह के टेस्ट ले, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है? This psychological test is used to measure the level of intelligence quotient of an individual। जो भी कैंडिडेट है उसके IQ लेवल को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है ना, उस टेस्ट को बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। This indicates person's ability to take decisions and judgments। और इसी टेस्ट से पता चलता है कैंडिडेट कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकता है, कितनी जल्दी जजमेंट पास कर सकता है, कितने सही डिसीजंस ले सकता है, कितने सही जजमेंट पास कर सकता है। तो कैंडिडेट के IQ लेवल को चेक करने के लिए जिस टेस्ट को लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलता है कि कैंडिडेट कितनी जल्दी और कितने सही डिसीजंस ले सकता है, कितना जल्दी और कितने सही जजमेंट्स वो पास कर सकता है। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के
और कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर रीजनिंग के, 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। इस टेस्ट की हेल्प से हमें पता चलता है कि कैंडिडेट जो है वो कितना जल्दी नई जॉब को लर्न कर सकता है। इट टेल्स हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी, कितने क्विकली एक कैंडिडेट नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, नए मेथड्स को लर्न कर सकता है। देखो, जितनी जल्दी वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, उसी से पता चलता है अगर ये क्वेश्चंस उसने जल्दी सॉल्व कर दिए तो वो नए मेथड्स को भी जल्दी लर्न कर लेगा, नई स्किल्स को भी जल्दी लर्न करेगा। और अगर वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेट सॉल्व करता है या फिर उससे सही नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो नए मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नई स्किल्स हैं उन्हें भी जल्दी से कैच नहीं कर पाएगा। एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। इस टेस्ट से हमें कैंडिडेट के ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है कि वो बंदा कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। इट टेल्स वेदर द कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। इससे हमें पता चलता है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो कैंडिडेट है उसकी किस तरह की सोच है, उसे किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट से बेसिकली क्या पता चलेगा, उसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी सोच किस तरह की है, उस बंदे को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, वो बंदा, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं। एक होता है ट्रेड टेस्ट। This test is conducted to check the existing skills of the individual. इस टेस्ट से जो हमारा कैंडिडेट है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना एक्सपर्ट है अपने एरिया के अंदर, कितना ट्रेड है, उसके पास में कितनी स्किल्स हैं। It helps to find out the knowledge and proficiency in the area of profession and technical training. वो जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है, जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, उस पोस्ट के लिए उसके पास में एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है, वो अपने एरिया के अंदर कितना प्रोफिशिएंट है, कितना ट्रेंड है, इसका पता चलता है हमें ट्रेड टेस्ट से। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है जो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो बंदा अप्लाई कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उससे कुछ, उसका टेस्ट कैसा ले सकते हैं, हम लोग उसे बोल सकते हैं भाई एक कोड लिखकर बता दो या फिर एक प्रोग्राम को आप रन करके बता दो। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा यार उसके पास में कितनी नॉलेज है, वो कितना ट्रेंड है। या फिर मैं बोल सकती हूँ जो इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है उसने रिटन टेस्ट मान लो दे दिया, इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि आप डेमो दे दो, सही में बच्चों को पढ़ा के बताओ हमें। तो हमें पता चलेगा यार उसके पास में एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है, वो कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है, वो कितना ट्रेंड है। तो जब हम एक्चुअली मशीन पर उससे काम करवा रहे हैं या फिर एक्चुअली हम उससे वो काम करवा के देख रहे हैं, उसका डेमो देख रहे हैं, उसे बोला जाता है ट्रेड टेस्ट। और एक होता है इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच द कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट एज ऑल द पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड हॉबीज। देखो, हर बंदे के कुछ अलग इंटरेस्ट होते हैं, कुछ अलग हॉबीज होती हैं, कुछ अलग तरह का काम होता है जो उसे करना पसंद है। तो इस टेस्ट के अंदर हम उसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देते हैं जिससे हमें पता चलता है उसे किस तरह की जॉब में इंटरेस्ट है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज हैं, तब उसी के अकॉर्डिंग हम उसे जॉब ऑफर करते हैं उसके इंटरेस्ट और हॉबी के अकॉर्डिंग, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी कि पहले ही अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को हटा दिया। उसके बाद में हम लोगों ने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, 16 कैंडिडेट्स बचे थे, इनका हम लोगों ने लिया सिलेक्शन टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट। टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं। इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर हमें चेक करना है कि वो कितनी जल्दी नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, न्यू मेथड्स को लर्न कर सकता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। उसके ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे। उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए, वो कितना ट्रेंड है ये चेक करने के लिए हम उसका डेमो वगैरह लेंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे। और उसके इंटरेस्ट और हॉबीज को जानने के लिए हम लोग लेंगे उसका इंटरेस्ट टेस्ट। अब थर्ड स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू? द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। वो कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके, उनको हम बुलाएंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। A panel of experts is called for the final interview। और इस इंटरव्यू के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो सामने जो बंदे इंटरव्यू लेंगे, जो इंटरव्यूअर्स होंगे, वो हो सकता है एक बंदा हो जो जावा की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो C++ की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो पाइथन की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो मशीन लर्निंग की नॉलेज रखता है। तो हम लोग अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स बैठाएंगे और ये अलग अलग फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस बंदे से क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो इंटरव्यू के अंदर क्या बैठता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठता है। थर्ड स्टेप समझ में आया, इंटरव्यू भी हो गया। अब फोर्थ आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है कैंडिडेट का, उसके अंदर कैंडिडेट से 2 रेफरेंसेस के नाम पूछे जाते हैं कि भाई आपको इस जॉब के बारे में किसने बताया,
आप हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसमें कौन से एम्प्लॉय के आप दोस्त हो, कुछ रेफरेंसेस बताओ कि भाई किसकी अप्रोच से आए हो। तो देखो जो इको का टीचर था उसने बोला कि मैं अकाउंट्स वाले टीचर की रेफरेंस से आया हूं, अकाउंट्स वाला जो टीचर है वो मेरा फ्रेंड है, ये अकाउंट्स वाला जो टीचर है वो उस स्कूल का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। तो हम इस अकाउंट्स वाले टीचर से पूछेंगे भाई इस कैंडिडेट के बारे में बताओ, इसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, सही है या नहीं है, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं है। इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज द इंटरव्यू, अगर कैंडिडेट इस इंटरव्यू वाले राउंड को क्वालिफाई कर चुका, then the organization prefer to check with the references, फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ये जो दो रेफरेंसेस के नाम दिए हैं इनसे इसके बारे में पता करेगा, इसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में पूछेगा, इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। तो समझ में आया, फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, जिन बंदों ने सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई करा उसके बाद में जिन बंदों ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, अब हम उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में वेरीफाई करेंगे, किससे, जिन दो रेफरेंसेस के उस बंदे ने नाम दिए हैं। अब आता है फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन डिसीजन। क्या, सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, वो कैंडिडेट जो टेस्ट भी पास कर चुका, कौन सा टेस्ट, जो सेकंड स्टेप में था सिलेक्शन टेस्ट, जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुका एंड रेफरेंसेस चेक, और जिसकी रेफरेंसेस भी चेक करी जा चुकी, जिसका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन लिस्ट, उन कैंडिडेट्स को हम लोग डालेंगे कौन सी लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में। एंड द मैनेजर सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स ऑन दिस लिस्ट, और मैनेजर क्या करेगा, इस सिलेक्शन लिस्ट में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेगा। तो यहां तक के स्टेप्स लर्न होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन क्या हुआ, रिटन टेस्ट जिसे बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। जिन लोगों ने वो टेस्ट भी क्वालिफाइड कर लिया उनको हम लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जिन लोगों का इंटरव्यू भी क्वालिफाइड हो चुका उनकी रेफरेंसेस चेक करी जाएगी, उनका बैकग्राउंड चेक करा जाएगा, और जिनने सब राउंड्स फॉलो कर लिए, सारे राउंड्स क्लियर कर लिए, उन बंदों को हम लोग डालेंगे सिलेक्शन लिस्ट के अंदर, और उस सिलेक्शन लिस्ट में से मैनेजर जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सिलेक्ट करेगा। अब सिक्स्थ स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो ये जरूरी नहीं है ये सारे के सारे स्टेप्स हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाते, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा है। अगर आप पुलिस के अंदर जाते हो, आर्मी के अंदर जाते हो, नेवी के अंदर जाते हो, ऐसी पोस्ट के लिए बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। तो आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन, जब सिलेक्शन डिसीजन कर लिया गया है, कैंडिडेट्स आर सेंड फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। फिर हम कैंडिडेट्स को कहां पर भेजेंगे, मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजेंगे कि भाई आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराओ। इसके लिए हो सकता है कैंडिडेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही डॉक्टर्स को बुला के रखे और इन डॉक्टर्स से कैंडिडेट्स का मेडिकल फिटनेस टेस्ट करा ले, या फिर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन किसी हॉस्पिटल के साथ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और बोल दे कैंडिडेट्स को कि आप इस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट करा लाओ, अपनी जो रिपोर्ट है वो हमें बता देना। तो कैसे भी कराया जा सकता है ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जॉब ऑफर। द कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, वो कैंडिडेट्स जो ये मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर चुके, इसे भी क्वालिफाई कर चुके, आर गिवन जॉब ऑफर, उन्हें जॉब ऑफर करी जाती है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उन्हें जॉब ऑफर की जाती है और उन्हें क्या दिया जाता है, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या देते हैं, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर जॉब से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितनी भी शर्तें हैं, वो सारी शर्तें मेंशन होती हैं। तो इतने स्टेप्स क्लियर हुए। क्या थे स्टेप, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, फिर बंदों का इंटरव्यू लिया, उनके रेफरेंसेस चेक करे, बैकग्राउंड चेक करा, उन बंदों को सिलेक्शन लिस्ट में डाला, मैनेजर ने मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा, फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, और अब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, उन्हें जॉब ऑफर करी जाती है, उन्हें लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिसके अंदर सारी शर्तें, सारी कंडीशन, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब भाई बात आती है कैंडिडेट की, कैंडिडेट को मिल गई जॉब, अब कैंडिडेट क्या करेगा, उस जॉब को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई अगर कैंडिडेट इन टर्म्स और कंडीशन से सेटिस्फाई होता है तो वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो लास्ट स्टेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द जॉब, जब कैंडिडेट को सारी टर्म्स और कंडीशन से वो सेटिस्फाइड है, सब कुछ समझ में आ गया कि भाई सही है, सूटेबल जॉब है उसके लिए, तो जब कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को, इट रेफर्स टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हो चुका है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि सामने वाला एम्प्लॉयर है और अब मैं कैंडिडेट नहीं रहा, मैं सामने वाले का एम्प्लॉय बन चुका हूं। व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करते हैं, द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। उस टाइम पर जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जो उसे हायर कर रहा है,
और जो कैंडिडेट है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट से बोला जाता है कि आपकी मार्कशीट्स की जो जेरोक्स है वो हमें सबमिट करा दो, आपका एक वोटर आईडी प्रूफ हमें दे दो, उसकी जेरोक्स हमें दे दो, कॉपी हमें दे दो, आपका आधार कार्ड की कॉपी हमें दे दो। तो कुछ अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट से मांगे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके बीच में साइन हुआ है, इसके अंदर क्या क्या रिटर्न होता है, जॉब टाइटल क्या है, कौन सी जॉब पोजीशन के लिए उस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे कितना पे किया जाएगा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, कौन कौन से अलाउंसेस उसे दिए जाएंगे। देखो सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें दी जाती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, बच्चों की फीस से रिलेटेड अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो कुछ अलग अलग तरह के और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अलाउंसेस। कितने आवर्स ऑफ वर्क करना है, एक दिन में उसे कितने घंटे काम करना है, लीव लेने से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं कि मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, पर्सनल कॉल्स आर नॉट अलाउड, ये जितने भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो आप किसी अदर एम्प्लॉय के साथ में शेयर नहीं करोगे, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर ये सारी कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो ये क्या थे, हमारे 8 स्टेप्स थे सिलेक्शन प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले ही अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को हटाओ। फिर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए उनका हम लोग लेंगे सिलेक्शन टेस्ट, 5 अलग अलग तरह के टेस्ट। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके उनका हम लोग लेंगे इंटरव्यू। फिर जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके उनके हम लोग रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे। फिर उन्हें डालते हैं हम लोग सिलेक्शन लिस्ट के अंदर और मैनेजर उस लिस्ट में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। देन उन बंदों का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और अगर उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया तो उन्हें जॉब ऑफर की जाती है, उन्हें देते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और जब सामने वाला बंदा यानी कि कैंडिडेट इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मेंशन होती हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग हमारा लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, हमारा थर्ड कंपोनेंट ट्रेनिंग। तो बात करते हैं ट्रेनिंग की। देखो सबसे पहले क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करा जाता है कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, आप अप्लाई करो। तो ये जो कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस होता है कि आपके यहाँ पर वैकेंसी है, उसके लिए आप कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो कि आप अप्लाई करो, उस प्रोसेस को बोला जाता है रिक्रूटमेंट। अब भाई बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, हमारे पास में बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस आ गई। तो जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस हमारे पास में आई उनमें से हम लोग बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। अब भाई एम्प्लॉय का सिलेक्शन भी हो गया, अब उस एम्प्लॉय को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करेंगे, उसके बिहेवियर को हम लोग चेंज करेंगे, उसके बिहेवियर को मोल्ड करेंगे। तो ये जो एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का काम होता है, एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करने का काम होता है, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमारा बंदा ट्रेंड है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। अगर हमारे एम्प्लॉइज ट्रेंड नहीं है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हो पाएगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। जिस भी जॉब के लिए आपने उस एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय को अलग अलग तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उस एम्प्लॉय को वो सारी स्किल्स सिखाना, वो सारी चीजें सिखाना, जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो उसे सिखाना, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेनिंग। द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो जॉब को इस तरह से परफॉर्म कर सके जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, ताकि वो जॉब को ऐसे परफॉर्म करे कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ होती है कि भाई उसकी नॉलेज भी इंक्रीज हो रही है, उसको स्किल्स भी प्रोवाइड करी जा रही है, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो गया है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, वो चीजों को लेके इनिशिएटिव भी लेता है, तो जब उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट। तो यहां तक बातें समझ में आ गई कि पहले आपने कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करा कि हमारे यहां पर वेकेंट जॉब पोजीशंस है, आप अप्लाई करो। जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट करा, वो हो गया सिलेक्शन के अंदर। अब जो बंदे सिलेक्ट हुए हैं आप उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करोगे, उनके बिहेवियर को मोल्ड करोगे, उस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट।
तो बात करते हैं नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कि भाई ट्रेनिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। तो देखो ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपका बंदा ट्रेंड होगा तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। और ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये एम्प्लॉइज के लिए भी जरूरी है। तो अलग अलग बेनिफिट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट इज रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। देखो अगर बंदा पहले से ट्रेंड है, आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रखी है, तो यहाँ पर उसको जॉब परफॉर्म करते टाइम पर दिक्कत नहीं आती। उसे जॉब परफॉर्म करते टाइम पर न्यू स्किल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, न्यू मेथड्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी अपनी स्किल्स डेवलप करके आ चुका है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो चुकी है, वो ऑलरेडी उन मेथड्स को सीख कर आया है। तो जब वो एक्चुअली जॉब परफॉर्म करेगा तब उसे उन न्यू मेथड्स, न्यू स्किल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट रिड्यूसेस लर्निंग टाइम ऑफ द एम्प्लॉय विच इज गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। सेकंड इज बेटर परफॉर्मेंस। भाई ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर आपने उस बंदे की नॉलेज को भी इंक्रीज करा है, स्किल्स को भी इंक्रीज करा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप करी है, अब वो चीजों को लेके इनिशिएटिव भी लेता है, आपने उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया है, उसके बिहेवियर को ऐसा बना दिया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर बंदे की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। थर्ड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। भाई ट्रेनिंग के प्रोसेस में ही हम हमारे कैंडिडेट का एटीट्यूड चेंज करते हैं। हम उसका कैंडिडेट का एटीट्यूड ऐसा बना देते हैं कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए कंट्रीब्यूट करना है, उसके बिहेवियर को हम पॉजिटिव बनाते हैं, हम जान जाते हैं ये बंदा किस तरह से मोटिवेट होता है, हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। भाई जब आप एक्चुअली काम करते हो तो बहुत सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार हो सकता है कि आपके साथ वाला एम्प्लॉय जो आपका कोलीग है वो एब्सेंट है, आपको ही उसका काम भी करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपस में टीम के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ लड़ाइयां हो गई, एक टीम स्पिरिट डेवलप नहीं हो पा रही है। कई बार ऐसा होता है जो ऊपर मैनेजमेंट है उसके साथ में हमारी नहीं बन पा रही, एम्प्लॉय की जो है मैनेजमेंट के साथ में नहीं बन पा रही, आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। एम्प्लॉयज को लगता है मैनेजमेंट हमारी नहीं सुनता, मैनेजमेंट को लगता है एम्प्लॉयज हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करते। कई बार मशीनरी सही से नहीं चल रही, तो बहुत तरह की ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती है। कई बार रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। तो अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है तो वो इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है, उसके पास में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अगर एम्प्लॉय ट्रेंड नहीं है तो वो इन ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में अटका रह जाएगा, आगे काम नहीं कर पाएगा। तो वही अगर ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से हैंडल कर लेगा, वो ट्रेंड है, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन डे बाय डे ग्रो करेगा। बंदा ट्रेंड नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो नहीं करेगा। फिफ्थ इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। भाई कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्किल्ड और ट्रेंड बंदों की ही रिक्वायरमेंट होती है। कुछ पर्टिकुलर जॉब्स ऐसी होती है जिसके अंदर कुछ ऐसे मेथड्स लगते हैं, किसी ऐसी मशीनरी को चलाना आपको आना चाहिए जो एक ट्रेंड बंदा ही कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, हायर करते ही, सिलेक्शन करते ही अगर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है तो अच्छा है। कभी भी अगर जरूरत पड़ती है ऐसे काम के लिए ट्रेंड बंदों की तो हम उन बंदों को यूज कर सकते हैं। वहीं अगर सोचो ट्रेंड बंदे नहीं है, अब जरूरत पड़ गई, तो आप पहले तो हायर करोगे, फिर इमीडिएटली उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम हमारी मैन पावर नीड्स को मैनेज कर सकते हैं। हम अगर पहले से बंदों को ट्रेंड रेडी रखेंगे तो कभी भी जरूरत पड़ने पे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ इज हेल्प्स टू अडैप्ट चेंजेस। देखो कई बार जब बहुत सारे चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने पड़ते हैं, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, कुछ मेथड्स को हम चेंज करते हैं, कोई नई पॉलिसी बनती है, तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि हम चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। हमें वो चेंजेस अच्छे नहीं लगते। कोई नए रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं तो एम्प्लॉइज उन रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो मतलब उनको ऐसे करते हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशन सही नहीं है, वो उन्हें चेंज करना चाहते हैं। बट अगर आपका बंदा ट्रेंड है, आपने उसे ऑलरेडी ट्रेन कर रखा है, तो आप उसका माइंडसेट ऐसा कर देते हो कि चेंजेस भी जरूरी है। अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस लेकर आना जरूरी है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस के टाइम पर ही आप उसके एटीट्यूड को चेंज कर देते हो कि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, चेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसे चेंजेस पसंद नहीं आएंगे। तो ट्रेनिंग क्या है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्कर का लर्निंग टाइम कम हो, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, हम उसके एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं, उसे कैपेबल बनाते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं कि वो कैसी भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ट्रेन बंदों की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास में ऑलरेडी ट्रेंड कैंडिडेट्स हैं और इसकी हेल्प से ही हमारे एम्प्लॉइज चेंजेस को अडैप्ट कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ये एम्प्लॉइज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट इज बेटर करियर ऑप्शन। बिल्कुल, अगर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है हमारे कैंडिडेट्स को तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई है, उनकी स्किल्स भी इंक्रीज हुई है, उन्हें और एक्सपीरियंस हुआ है, उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो उनके खुद के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे वो उसी कंपनी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, अगर कभी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहां पर भी उनके पास में एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमारे पास में ये स्किल्स हैं। तो करियर, खुद के करियर के लिए, एम्प्लॉइज के करियर के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज अर्निंग मोर। बिल्कुल, अगर कैंडिडेट को हर तरह की ट्रेनिंग मिल चुकी है, उसके पास में बहुत सारी स्किल्स आ चुकी हैं, तो उसका जल्दी जल्दी प्रमोशन होगा, वो और ज्यादा अर्न करेगा। अगर वो स्विच करेगा तो भी अगली जॉब में जाके बताएगा कि मेरे पास में ये स्किल्स हैं, तो उसको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है, अच्छी पे मिल सकती है। थर्ड इज बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज आप दे रहे हो, उनकी स्किल्स को इंक्रीज कर रहे हो, तो उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, इससे उनका मोरल इंप्रूव होता है। लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। अगर आपका एम्प्लॉय ट्रेंड है तो वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का सामना कर सकता है, वो मशीनरीज को एफिशिएंटली हैंडल करेगा कि एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होंगे, वो अपना बेस्ट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या है, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। देखो, ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है इसको एम्प्लॉइज के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। वन बाय वन समझना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, when the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. जब employees actually job perform कर रहे हैं, उसी टाइम आप उन्हें साथ साथ ट्रेनिंग दे रहे हो, उसे बोला जाता है on the job training। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है, जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ ही आप उसे ट्रेन भी करते जा रहे हो। वहां पर एक बंदा है, ट्रेनर है, जो ट्रेन करता है, उसे बोला जाता है ट्रेनर। वो साथ साथ उसे ट्रेन भी कर रहा है कि इस काम को ऐसे करो, इस मशीनरी को ऐसे चलाओ। तो एम्प्लॉय अपना काम भी कर रहा है, अपनी जॉब भी परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ में उसे ट्रेनिंग मिलती जा रही है, दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं पैरेलली। उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, ऑन द जॉब, जॉब करने के साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग चल रही है। व्हेन द एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड while they are performing the job, then it is known as on the job training. This method is suitable for technical jobs. कई बार टेक्निकल जॉब्स ऐसी होती है कि जब आप एक्चुअली काम कर रहे होते हो उस टाइम पर आपको एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको गाइड करे कि मशीनरी को किस तरह से हैंडल करना है। तो इस तरह की टेक्निकल जॉब्स के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बहुत सूटेबल है। वहीं दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेनिंग का प्रोसेस अलग चलेगा और जो एक्चुअल जॉब है वो अलग चलेगी। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन। यहां पर क्या हो रहा है, हम जो हमारा एम्प्लॉय है उसे उसकी वर्क पोजीशन से अलग लेकर जाके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साथ साथ में काम भी कर रहा है, साथ साथ में उसे ट्रेनिंग भी मिल रही है। विच मींस एम्प्लॉइज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय को जॉब से ब्रेक दिया जाता है और अलग प्लेस पे लेकर जाके उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, या चाहे तो वो प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो या फिर हम किसी दूसरी जगह उस बंदे को भेज के उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, तो उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि एक्चुअल काम अलग चल रहा है और ट्रेनिंग अलग चल रही है। समझ में आता है? जब एक्चुअल जॉब परफॉर्म करने के साथ साथ में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जब एम्प्लॉय को काम से ब्रेक दिया जाता है और ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जब जॉब के साथ साथ में उसे ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उसे हम लोग कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, इसके हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, कॉमन टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड। ये जो ऑन द जॉब मेथड था ना कि काम करने के साथ साथ में ट्रेनिंग, इसके हमारे पास में 3 तरीके हैं। सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक है हमारे पास में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। In the apprenticeship program, a master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skills of the job. देखो, अब apprenticeship program में क्या होता है, on the job training है, बंदा काम कर रहा है, काम करते करते उसे ट्रेनिंग मिल रही है। अब मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर, देखो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं ट्रेनर, और जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है उसे बोलते हैं ट्रेनी। क्या समझे? जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, जो मास्टर है, उसे कहते हैं ट्रेनर, और जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे बोलते हैं ट्रेनी। तो यहाँ पर हम लोग एक मास्टर वर्कर यानी कि एक ट्रेनर को अपॉइंट करते हैं जो उस वर्कर यानी कि लर्नर को गाइड करता है उन स्किल्स के रिगार्डिंग। द मास्टर वर्कर परफॉर्म्स द जॉब एंड द ट्रेनी ऑब्जर्व्स हिम परफॉर्मिंग। सबसे पहले क्या होता है, जो मास्टर वर्कर होता है ट्रेनर, ये खुद जॉब को परफॉर्म करता है, खुद उस मशीनरी पर काम करता है, और ट्रेनी यानी कि हमारा जो कैंडिडेट है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से वो काम कर रहा है। ट्रेनी स्टार्ट्स डूइंग द जॉब ऑन हिज ओन व्हेन ही लर्न्स द जॉब एंड व्हेन द लर्नर बिकम्स परफेक्ट इन डूइंग द जॉब द मास्टर वर्कर गोज। अब ट्रेनी धीरे धीरे
काम करना स्टार्ट करता है, वही उसको ऑब्जर्व करके जब वो पूरी तरह से उस जॉब को लर्न कर लेता है तो जो लर्नर होता है वो उस काम में परफेक्ट बन जाता है और उसके बाद में मास्टर वर्कर चला जाता है। क्या समझे? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, बंदा काम कर रहा है, उसके साथ में एक मास्टर वर्कर को इंगेज करा जाएगा, उसे अपॉइंट किया जाएगा। ये मास्टर वर्कर पहले खुद उसे काम करके दिखाएगा और जो हमारा कैंडिडेट है वो उसे ऑब्जर्व करेगा। अब धीरे धीरे हमारा कैंडिडेट खुद ऑब्जर्व कर करके काम करने लगता है और जब हमारा कैंडिडेट उस काम में परफेक्ट हो जाता है तो मास्टर वर्कर चले जाता है, ट्रेनर चले जाता है, हो गया काम, साथ साथ में काम हो गया। एक होता है इंटर्नशिप, आपने सुना भी होगा। Internship is an agreement between the professional institutes and the corporate sector। देखो यहाँ पर ये इंटर्नशिप क्या है, एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच में। एक तो होते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, बीटेक इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। इन इंस्टीट्यूट्स और जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है यानी कि कंपनीज हैं, इनके बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है उसे बोला जाता है इंटर्नशिप, वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर थ्योरेटिकल नॉलेज थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सीए की डिग्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आप एमबीए करते हो, जहां पर आप बीटेक एमटेक वगैरह करते हो, टेक्निकल डिग्रीज लेते हो, ये इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को इन कॉर्पोरेट सेक्टर में भेजते हैं, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में भेजते हैं। दीज इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट्स टू वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में भेजते हैं, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर थ्योरेटिकल नॉलेज, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्चुअली प्रैक्टिकली सीख सके, इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अप्लाई कर सके। कंपनीज हैव टू पे वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैलरी विच इज कॉल्ड स्टाइपेंड, और बदले में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है ये इन स्टूडेंट्स को बहुत कम सैलरी पे करते हैं, इतनी सैलरी पे करते हैं कि भाई आने जाने का खर्चा निकल जाए, और उस अमाउंट को भी सैलरी नहीं बोला जाता, उसे बोलते हैं स्टाइपेंड। क्या समझे? इंटर्नशिप के अंदर क्या होता है, कुछ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के साथ में टाई अप करके रखते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करके रखते हैं। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कहां पर भेजते हैं, अलग अलग कंपनीज के पास में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को वहां पर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज कर सकें। बदले में कंपनीज उन्हें एक बहुत छोटा सा अमाउंट पे करती हैं, जिसे एक्चुअली हम सैलरी ना बोल के क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड। एक होता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी एंड गिविंग हिम बेसिक इंफॉर्मेशन टू सेटल डाउन क्विकली एंड स्टार्ट वर्क। देखो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय को बुलाना, एम्प्लॉय को वेलकम करना, एम्प्लॉय जब कंपनी एक्चुअली ज्वाइन करता है, जब उसका सिलेक्शन हो गया तो एक्चुअली उसका वेलकम करना और उसे सारी की सारी बेसिक नॉलेज देना ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ताकि वो जल्दी से सेटल हो सके और काम करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर उसको सब कुछ बताया जाता है कि ये कैफेटेरिया है, यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, आपको लीव लेने से रिलेटेड रूल्स ये हैं, आपको किस काम के लिए किसको रिपोर्ट करना है, आप किसके अंडर काम करोगे, तो सारी की सारी बेसिक नॉलेज जो होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करी जाती है। ये ट्रेनिंग तब जरूरी है जब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, वही ट्रेनिंग है, वही काम चल जाएगा बस उससे। तो 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास में ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में हम लोग मास्टर वर्कर को अपॉइंट करते हैं जिसको देख देख के ट्रेनी सीखता है। जब ट्रेनी अच्छे से सीख जाता है, उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, तब ये मास्टर ट्रेनर चले जाता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में मैंने बता ही दिया, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में एक टाई अप होता है, एक एग्रीमेंट होता है। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि कंपनीज के पास में भेजते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, और बदले में इन स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, एक छोटा सा अमाउंट, छोटी सी सैलरी, जिसे बोला जाता है स्टाइपेंड। और जब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग यानी कि इंडक्शन ट्रेनिंग से काम चल जाता है कि एम्प्लॉय को बुलाना, उसे वेलकम करना, उसे सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन देना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर हो सके, उसकी जो शाइनेस है, जो हेजिटेशन है, वो दूर हो सके, ताकि वो क्विकली सेटल डाउन होकर अपना काम स्टार्ट कर सके। अब बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की। ये जो हम लोगों ने सेकंड देखा था ना, जब ट्रेनिंग अलग होती है और एक्चुअल काम अलग होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर हमारे पास में सिर्फ एक टेक्निक है जिसे बोला जाता है वेस्टिब्यूल स्कूल। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल मींस डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरीज आर इन्वॉल्व्ड देन एम्प्लॉइज अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। भाई जब एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरीज पर काम करना है, बहुत ज्यादा डेलिकेट मशीनरीज पर काम करना है कि बहुत सही से काम करना जरूरी है, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, तब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज नहीं करते, तब हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं, जो है हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जिस भी मशीनरी पर एम्प्लॉय को काम करना है, उस एक्चुअल मशीनरी को एम्प्लॉय को ना देके
पहले उस एम्प्लॉय को क्या करा जाता है, उस मशीनरी का मॉडल प्रिपेयर करके मॉडल देते हैं, उस एम्प्लॉय को उस मॉडल पर ट्रेन किया जाता है। जब एम्प्लॉय मॉडल पर अच्छे से काम करने लग जाता है तब जाके उसे एक्चुअल काम सौंपा जाता है। तो जहां पर ट्रेनिंग अलग हो रही है, एक्चुअल काम बाद में स्टार्ट होगा। अ डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल। हम जो भी मशीनरी पर एम्प्लॉय को काम करना है, जो भी एक्सपेंसिव और डेलिकेट मशीनरी है, उसका डमी मॉडल बनाया जाता है। एम्प्लॉय को पहले प्रैक्टिस कराई जाती है इस डमी मॉडल पर अच्छे से, और जब एम्प्लॉय ट्रेंड हो जाता है, जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब एम्प्लॉय को एक्चुअल मशीनरी पर काम सौंपा जाता है। तो ये थे हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल। कौन से का किसके अंडर आया, ये ऑफ द जॉब मेथड के अंदर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज करो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है। एम्प्लॉय की स्किल्स को इंक्रीज करना, उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी है, एम्प्लॉय की खुद की परफॉर्मेंस के लिए भी जरूरी है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के 3 मेथड है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास में सिर्फ एक ही है, दैट इज वेस्टिब्यूल स्कूल, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय से पहले डमी मॉडल पे काम कराते हैं, फिर उसे एक्चुअल मशीनरी हैंडल कराई जाती है। इसी के साथ में स्टाफिंग हमारा कंप्लीट होता है। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायरेक्टिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।